हेलो व्यूअर्स, आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के लिए हमारा एक एपिसोड चल रहा था जिसमें हम लोग मानव अधिवास के बारे में जान रहे थे। काफ़ी कुछ जानकारी उसमें अभी तक हम लोगों ने हासिल किया है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, वह मानव अधिवास से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और मानव अधिवास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर हम रुक रहे थे जो प्रतिरूप से संबंधित था। तो आज हम लोगों का मुख्य फोकस है मानव अधिवास के जो प्रतिरूप हैं, जिसे पैटर्न कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे मानव अधिवास प्रतिरूप की या अधिवास के प्रतिरूप की जो परिभाषा है उसको जानेंगे और विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रतिरूप किसे कहते हैं उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं हम लोग, मानव अधिवास के प्रतिरूप। तो प्रतिरूप क्या होता है, हमने इससे पहले वीडियो में प्रकार और प्रतिरूप पर संक्षेप में चर्चा किया था। आज हम लोग मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं प्रतिरूप पर। तो आइए सबसे पहले प्रतिरूप, जिसे इंग्लिश में पैटर्न कहा जाता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पैटर्न क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरातल की जो बनावट होती है या धरातल की विशेषता के आधार पर जब कोई बस्ती, अब बस्ती में आज नगर हो या गांव हो, वो जब बस जाता है तो एक नई संरचना तैयार हो जाती है वहां पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखिए क्या कह रहा है कि धरातलीय बनावट एवं प्राकृतिक परिस्थिति के कारण अधिवास के स्वरूप एवं विस्तार में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इस अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। आप यहां से इसे नोट कर सकते हैं कि धरातलीय बनावट एवं प्राकृतिक परिस्थिति के कारण अधिवासों के स्वरूप एवं विस्तार में अंतर पाया जाता है, जिसे प्रतिरूप कहा जाता है। ये हमारे अधिवास के प्रतिरूप हो गए। जिस प्रतिरूप की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह मुख्य रूप से हमें ग्रामीण पृष्ठभूमि में ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि शहरों में भी मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है कि शहर का जो बसावट हो गया है वो विभिन्न प्रकार के वास्तुकारों द्वारा बनाया जाने लगा है। जैसा कि आप चंडीगढ़ को देख सकते हैं, दिल्ली का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये विभिन्न वास्तुकारों के द्वारा ये बनाया गया है, तो उसकी संरचना अब एक अलग तरीके से हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक चीजों के सहारे, जो कि पहले ही दिया गया है कि धरातलीय बनावट और प्राकृतिक परिस्थिति, तो ये अभी भी हम लोग हर कोई किसी न किसी गांव या शहर में रह रहे हैं। हम अपने शहर को इस प्रतिरूप का अध्ययन करने के बाद अपने मन में भी सेट करके देख सकते हैं, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये जो गांव बसा हुआ है या ये जो शहर बसा हुआ है, ये इनमें से किसी न किसी प्रतिरूप को फॉलो कर रहा है। तो परिभाषा के बाद हम लोग चलते हैं एक एक करके प्रतिरूप के विभिन्न आयाम पर कि प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए हमने एक सूची यहां पर जारी कर दी है पहले ही, कि यहां देख लीजिए, हम कुछ प्रतिरूप के नाम को यहां पर अंकित किया है, जिसमें नाम आ रहा है रेखीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, पंखाकार प्रतिरूप, तीरनुमा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, मधुचत्ता प्रतिरूप। तो ये कुछ प्रमुख प्रतिरूप आपके सामने हैं। हर किसी एग्जाम में जो इससे प्रश्न पूछने का तरीका होता है, आपको प्रतिरूप को एक बार समझ लेना है। एक बार तो आप इसे प्रयास करके सीधे तौर पर मुख्य रूप से वीडियो का अवलोकन करके आप देख सकते हैं, और दूसरी बार आपको ये 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा प्रयास करना है कि जब कभी आप इसको करने के लिए बैठे तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठे, ताकि आप अपने आधार से भी इसका परिभाषा या इसके अन्य पहलुओं को, अन्य आयामों को नोट कर सकें। तो एक बार जब आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सेट कर जाएगा, तो फिर आप इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सरल चीज है। तो आइए जिन प्रतिरूपों का अभी हमने आपको नाम गिनाया, उसका एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि रेखीय प्रतिरूप क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या कहते हैं इसे, रेखीय प्रतिरूप। इसे इंग्लिश में लीनियर पैटर्न कहा जाता है। लीनियर पैटर्न इसे इंग्लिश में कहा जाता है। आइए देख लेते हैं ये लीनियर पैटर्न क्या होता है। जैसा कि नाम से आपको क्लियर लग रहा है कि क्या है, यह एक रेखा की जैसी होती है। रेखा का मतलब क्या हो गया,
अब ये प्राकृतिक धरातल पर तो कहीं रेखा खींची हुई हमें नहीं मिलेगी, तो ये कैसे मिलेगी? तो ये किसी नदी या सड़क या रेल मार्ग के किनारे, इनके किनारे किनारे जब कोई बस्तियां बस जाती है, इसके किनारे किनारे, इसके दोनों सिरे पर, तो इस प्रकार की जो प्रतिरूप बसाई जाएगी वो किस प्रकार की प्रतिरूप हो जाएगी? रेखीय प्रतिरूप। तो आप इसको समझने के बाद इसका खुद से भी क्या कर सकते हैं, इसका परिभाषा तैयार कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिरूप का नाम आ गया, आपको उदाहरण पूछ दिया जाएगा, या आपको पूछ दिया जाएगा कि नदी के किनारे या सड़क के किनारे या रेल मार्ग के किनारे किस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं, तो आप वहां पर दे सकते हैं कि ये रेखीय प्रतिरूप में हो जाता है। ये जितने सारे प्रतिरूप है आपको एक बार सेट कर लेना है, आप आकृति को सेट करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का प्रतिरूप हो सकता है। तो रेखीय प्रतिरूप हम जान गए कि ये किसके किनारे हो जाएगा? नदी के किनारे, सड़क के किनारे या रेल मार्गों के किनारे जो प्रतिरूप बस जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो एक सीधी रेखा में होती है, इसलिए ये क्या होगा? रेखीय प्रतिरूप होगा। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं, ये कहां है? तो ये मुख्य रूप से भारत के जितने तटीय क्षेत्र हैं या मैदानी क्षेत्र हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि का जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर किस प्रकार के प्रतिरूप दिखाई देते हैं? ये रेखीय प्रतिरूप दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया रेखीय प्रतिरूप। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, ये है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप इसे कहते हैं रेडियल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं कोई गांव या बस्ती है, इसमें विभिन्न तरह से सड़कें आकर के क्या होती है? इस गांव की ओर प्रवेश करती है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये गांव सेंटर में है और यहां से सड़कें बाहर की ओर निकल रही है। तो ये इस प्रकार का जो है, अगर हम इसको क्या करें, बाहरी एरिया को मिलाएं, तो ये क्या बन जाता है? एक वृत्त जैसा बन जाता है, और ये ऐसा लग रहा है कि यह इसकी एक क्या है? त्रिज्या है। तो इसलिए अरीय प्रतिरूप को त्रिज्य प्रतिरूप भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा आप मन ही मन बनाइए, क्या हो सकता है? आप परिभाषा इसका खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो किसी गांव से बाहर की ओर जाने वाले मार्गों के किनारे बसे हुए अधिवास को क्या कहेंगे? इसको हम लोग अरीय अधिवास या इसको त्रिज्य अधिवास हम लोग कह सकते हैं, त्रिज्य प्रतिरूप कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार जो हमारा ये संरचना बना, ये किसका उदाहरण हो गया? अरीय प्रतिरूप का। अब ये उदाहरण हमको कहां कहां मिल सकता है? तो ये हम लोगों को राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों में इस तरह के जो गांव अरीय प्रतिरूप के मैक्सिमम गांव जो होते हैं, गांव होती है और उसके से सड़कें जो होती है वो बाहर की ओर जाती है, ये हमारा अरीय प्रतिरूप हो जाता है। तो अरीय प्रतिरूप को हम लोग समझ गए कि मुख्य में क्या हो गया? ये गांव हो गया, और गांव से जो सड़कें गई, अब चूंकि आपने जान लिया कि यहां इससे ये क्या होती है? त्रिज्या। ये लगता है इसका क्या है? एक परिधि बन गया है और यहां से ये त्रिज्या जा रही है, इसलिए इसका नाम त्रिज्य प्रतिरूप भी हो गया। तो उदाहरण आप जान गए, ये कहां कहां आ गया? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में इस प्रकार के प्रतिरूप आ गए। तो ये हमारा हो गया अरीय प्रतिरूप। अब आइए हम लोग देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। आप नाम से ही क्लियर हो गया। याद करने के लिए भी एक ट्रिक है कि जितनी ज्यामितीय संरचनाओं में आपने आकृति को देखा है, ज्यामितीय संरचनाएं मतलब कि आप ज्योमेट्रिकल शेप में, जैसे वृत्त, त्रिभुज, आयत, इसके बाद और भी इसमें चीज आप जोड़ सकते हैं, तो उस तरह की संरचनाओं के आधार पर ही इसमें जो है विभिन्न प्रकार के नाम रखे गए हैं। तो नाम रखने में भी आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि ज्यामितीय शेप से ज्यादा नाम लिया गया है। अब हम लोग बात कर रहे थे वृत्ताकार प्रतिरूप पर, जिसे सर्कुलर पैटर्न कहा गया है। तो नाम से क्या क्लियर लग रहा है कि ये वृत्त के आकार में होगा। तो वृत्त के आकार में क्या होगा? तो यहां जब कभी क्या होगा, कोई गांव किसी झील, तालाब, तो झील और तालाब तो लगभग क्या होता है? वृत्ताकार आकृति में होती है। तो उसके किनारे किनारे जब कोई गांव बस जाएगी तो उसका जो प्रतिरूप डेवलप होगा वो किस प्रतिरूप में होगा? वो होगा वृत्ताकार प्रतिरूप में। तो झील और तालाब के किनारे बसे गांव किस प्रतिरूप में होंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप में। अब वृत्ताकार प्रतिरूप के दो भाग हो जाते हैं, आप इसको जरा जान लीजिए, ये जानने की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वृत्ताकार प्रतिरूप के दो भाग हो गए, एक हो गया नाभिकीय प्रतिरूप और दूसरे का नाम हो गया निहारिकीय प्रतिरूप।
नाभिकीय को कहा गया न्यूक्लियर और इसे कहा गया नेबुलर। तो नाभिकीय में क्या हो जाएगा, ये यहां जान रहे, दोनों वृत्त के से ही संबंधित है, दोनों में वृत्त होगी, लेकिन नाभिकीय में क्या हो जाएगा कि ये वृत्त में तो बनेगी, बस्तियां क्या बसेगी, चारों ओर बसेगी वृत्ताकार शेप में, इसलिए ये वृत्ताकार के दो भाग हो गए। लेकिन इसके मध्य में या क्या होगा, किसी मुख्य आदमी का घर होगा, जो उस गांव के मुख्य आदमी होते हैं, या गांव का प्रधान जो है, मुखिया जो है, उसका घर होगा, या इसके मध्य में कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि महत्वपूर्ण चीजें जो होगी वो इसके बिल्कुल मध्य में होगी। और जब ये मध्य में हो जाएगा तो उसके किनारे किनारे, उसके चारों ओर से क्या हो जाएगी, गांव बसने लगेंगे। तो ये इस प्रकार किसका संरचना बन गया, नाभिकीय का, जो वृत्ताकार का उदाहरण हो गया। यहां निहारिकीय में क्या हो गया, कभी कभी इस दोनों के बीच अंतर भी पूछ दिया जाता है कि नाभिकीय और निहारिकीय में अंतर क्या है, तो आप इसे यहां से भी समझने का प्रयास कर लें। तो निहारिकीय में क्या आ गया, इसको जान ले कि निहारिकीय में ये भी क्या है, ये भी वृत्ताकार स्वरूप में होगा, लेकिन इसके मध्य का भाग जो होगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो जब मध्य का क्षेत्र क्या हो गया, खाली, और उसके चारों किनारे से चारों ओर वृत्ताकार संरचना में क्या हो गया, बस्तियां बस गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार प्रतिरूप का उदाहरण हो गया। तो वृत्ताकार में आपने समझ लिया कि वृत्त के सहारे जो चारों ओर से क्या बस गई, बस्तियां बस गई, वो क्या हो गया, वृत्ताकार। अब वृत्ताकार के दो भाग, पहला नाभिकीय और दूसरा निहारिकीय। नाभिकीय का मुख्य बात क्या हो गया कि इसके केंद्र में, इसके मुख्य में, मध्य में क्या है, उस गांव के प्रतिष्ठित लोगों का, उस गांव के महान लोगों का, या उस गांव के जो मुख्य लोग हैं। अगर मुख्य लोग नहीं है तो वो गांव क्या है, उसके सेंटर में क्या आ जाएगा, कोई मंदिर आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगा। इसके बाद जो भी धार्मिक कोई स्थल है या कोई और महत्वपूर्ण कार्य के जो स्थल है वो हो सकता है, कोई और भी, इससे कहीं कोई मान लीजिए धर्मशाला आ गया, कहीं कोई रंगालय आ गया, तो इस तरह की चीज भी यहाँ पर क्या हो सकती है, आ सकती है। और उसके किनारे किनारे जो बस्तियां बस जाएगी वो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा। अब उदाहरण बचा कि इस प्रकार की चीज हमें कहां देखने को मिलती है, तो ये मुख्य रूप से हमें उदाहरण के रूप में ये कहां देखने को मिलेगा, ये गंगा यमुना का जो दो आब है, गंगा यमुना का दो आब। अब यहां एक शब्द आ गया दो आब। दो आब क्या होता है, तो दो और आब से मिलके बना दो आब। दो मतलब तो टू हो गया, आब मतलब होता है पानी, उर्दू का शब्द है जो नदी। तो दो नदियों के, एक नदी ये है और एक नदी ये है, इसके बीच की जो भूमि होती है ये दो आब कहलाता है। तो गंगा यमुना के दो आब क्षेत्र में इस प्रकार की संरचना जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में आपको वृत्ताकार संरचना में अधिक बस्तियां, अधिक गांव जो मिलेंगे महाराष्ट्र गुजरात के। और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ये आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा यहां आएगा। तो इस तरह की जो संरचना मिलेगी ये वृत्ताकार में मिलेगी। अब हम लोग जान गए वृत्ताकार के बारे में। वृत्ताकार संरचना के बाद आता है अर्धवृत्ताकार, इसी से जुड़ा हुआ चीज है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अर्धवृत्ताकार अर्थात सेमी सर्कुलर, ये कैसा होगा, तो इससे पहले में हम लोगों ने देखा कि यहां क्या बना, पूरा वृत्त के किनारे बना। यहां पूरा वृत्त न बन करके अर्धवृत्त के सहारे जो बस्तियां बसेगी वो क्या होगा, अर्धवृत्ताकार। तो उदाहरण परिभाषा कर सकते हैं कि जब कोई अधिवास या जब कोई बस्ती किसी अर्धवृत्त की संरचना में बसाई जाती है या बस्ती है तो उसे क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार कहते हैं। अब ये क्या होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये किसके तहत होता है, ये प्राकृतिक संरचना है, धरातलीय बनावट है। तो ये कैसे होगा, तो इसको जरा सा जान लें कि नदियां जो होती है, जब नदियां गुजरती है तो वो अपने मार्ग में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है। इसी बीच वो एक संरचना जिसे मियांडर या विसर्प कहा जाता है, वो क्या होता है कि नदियां तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से चलती है। अब टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से चलती है और कभी उसका रुख पलट गया तो वो सीधी हो लेती है। तो इस प्रकार की जो संरचनाओं का जगह है, जो आप यहां देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है, ऐसा भाग जो है वो क्या कहलाता है, इसका ये मिनांडर या विसर्प कहलाता है। तो यहां पर यदि कोई बस्ती बस गई, यहां पर जो अगर बस्तियां बस गई तो ये किस संरचना में होती है, अर्धवृत्ताकार में होती है। तो यहां बसने वाली बस्तियां जो है, अगर आप इसको ऐसे देख लें, ये ऐसे बस जाती है, तो यहां अर्धवृत्त जैसी संरचना बस जाती है, तो इसे कहा जाता है अर्धवृत्ताकार। अब ये कहां होता है, तो ये मुख्य रूप से आपको प्रमुख
नदियों के किनारे, प्रमुख नदियों के किनारे जो बसे गांव होंगे वो इस रूप में होंगे। जैसे कौन कौन नदियां? तो गंगा नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गोमती इत्यादि जो नदियां हैं उसके किनारे किनारे आपको ये अर्धवृत्ताकार संरचना मिलेगी। तो यहां हम लोग जान गए अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में। आप इसको दूसरी बार सुन करके इसका परिभाषा आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये समझ गए तो खुद ब खुद इसका जो है आप अपने आप से परिभाषा इसका तैयार कर लीजिएगा। तो हम लोग पहुंच गए अर्धवृत्ताकार पर। अब आइए हमारा नेक्स्ट है त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जिसे ट्रायंगुलर पैटर्न हम लोग कहते हैं। यह कैसे होगा? तो नाम से भी ये क्लियर है कि ये किसकी आकृति में होगा? त्रिभुज की आकृति में। अब ये त्रिभुज कैसे बनेगा? तो ये मुख्य रूप से देख लीजिए, कभी कभी क्या होगी, ये एक नदी आ रही है, ये क्या है? किसी जगह पर नदी बह रही है और वहां से यदि सड़कें गई तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यदि इसके किनारे किनारे, यदि इसके किनारे किनारे अगर बस्तियां बस गई और फिर मान लेते हैं कि इधर से कोई एक लंबी चौड़ी बड़ी सड़कें चली गई, तो अगर इस परिदृश्य में आपको कोई बस्तियां बसी मिलती है तो इसकी आकृति कैसी? त्रिभुज की जैसी दिख रही है। ये आकृति आपको त्रिभुज की जैसी दिख रही है तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुजाकार। ये बाहर भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है, बाद में इसमें खुद डेवलप करके एक और भी क्या किया जा सकता है? सड़कें बना दी जा सकती है। तो ये इस प्रकार की जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या लग रहा है कि एक त्रिभुज जैसी है, इसलिए ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया। अब ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के जो गांव हैं, हरियाणा और पंजाब के गांव में इस प्रकार के प्रतिरूप अर्थात त्रिभुजाकार प्रतिरूप दिखाई देते हैं। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप का क्या होगा कि जब कोई अधिवास या बस्ती किसी त्रिभुज की आकृति में बसती है तो वो क्या होता है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। आप समझ गए कि ये किसके सहारे होगा? तो जब क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए क्या मिलेगी? नदी या सड़कें। कभी दो नदियां ही आ सकती है, कभी दो सड़कें इस तरह से क्रॉस कर सकती है। तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण कर लेता है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बाद आइए हम लोग देख लेते हैं, इसी में एक आ जाता है आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये आयताकार प्रतिरूप की सब में आ गई। तो ये आएगा आयत के रूप में। जब किसी समानांतर सड़कों के सहारे, जब कोई दो सड़कें हैं समानांतर स्थिति में एक दूसरे को काटती है, तो यहां जो प्रतिरूप बसेगा, यहां जो प्रतिरूप बसेगा वो क्या लग रहा है कि ये एक आयत जैसी संरचना में बन रही है। ये अंदर से भी बस सकता है और इसके बाहर भी बन सकता है। तो यहां जो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये किस रूप में बस रहा है? आयत के पैटर्न में। ये मुख्य रूप से जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में, खासतौर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपको कहां कहां मिल जाएगा? आयताकार प्रतिरूप के उदाहरण आपको मिलेंगे पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक का रायलसीमा क्षेत्र, यहां पर जो मिलती है ये आपको पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक एवं ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है रायलसीमा। तो यहां पर आपको ये मिल सकती है। तो पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में क्या होती है? ये आयताकार प्रतिरूप दिखती है, जहां सड़कें लगभग समानांतर क्षेत्र में आकर के मिलती है। तो ये हमारा हो गया आयताकार। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है, ये है पंखाकार प्रतिरूप। यहां पर हम लोग देखेंगे पंखाकार प्रतिरूप। यहां पर ये क्या होगा? फैन, इसको कहते हैं फैन पैटर्न। ये पंखा के आकृति में। तो पंखा की आकृति कहां बनेगी? ये मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई क्षेत्र का विशेषता है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में आप जितने भी डेल्टा का नाम सुन सकते हैं, जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, या और भी नदियां जो बनाती है उसके डेल्टाई क्षेत्रों में जो ये क्या होता है, ये यहाँ पर इसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे डेल्टा तो त्रिभुजाकार आकृति में मिलती है और ये किसी न किसी नदी के सहारे बनती है। तो वहां पर एक इस तरह से संरचना जैसे डेवलप हो जाती है, जैसे लगता है क्या कि ये एक पंखा के जैसे संरचना बन गई है।
ये यहाँ पर डेल्टा का क्षेत्र था और इसके किनारे किनारे बस्तियां बस गई, तो ये क्या हो गया, ये डेल्टाई क्षेत्रों में ये पंखाकार प्रतिरूप का निर्माण हो गया। ये कहां पर हुआ, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। तो ये हम लोग देखे अभी पंखाकार प्रतिरूप के बारे में। अगला है तीरनुमा प्रतिरूप। तीरनुमा, तो यहां पर क्या होगा, इसको देख लीजिए कि ये तीर के आकृति में, और ये मुख्य रूप से विशेषता क्या होती है, अभी हम लोग देख रहे हैं भारत का, जरा सा ये दक्षिणी भाग देख लीजिए, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। यहां पर आप तमिलनाडु देख रहे हैं कि इसकी जो संरचना है ये त्रिभुज से जैसे मिल रही है, और ये तीर के आकृति में आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र, आपको आप मानचित्र के माध्यम से देख ले सकते हैं। ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र जो है, ये यहां पर जो है ये तीरनुमा प्रतिरूप बनता है। तीरनुमा प्रतिरूप कहां आपको दिखाई देंगे, ये चिल्का झील के पास, इसके बाद खंबात की खाड़ी, इसके बाद केरल का तटीय क्षेत्र। यहां पर तीरनुमा आकृति दिखाई देती है कि जहां पर ऐसे लग रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ये सड़कें गई और यहां से ये इस तरह की आकृति बन गई, तो इसके किनारे किनारे जो बस्तियां बस गई, आप देख सकते हैं। तो ये कैसे लग रहा है कि जैसे कोई एक तीर बन गई हो। तो यहां पर तीन तरफ से जो मिल जाता है स्थल भाग, तो वहां कौन सी पैटर्न बन जाती है, तीरनुमा प्रतिरूप बन जाती है। अब तीरनुमा के बाद तो यहां पे उदाहरण में पूछा जाएगा कि तीरनुमा कहां कहां मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि चिल्का का जो तटीय क्षेत्र है, इसके बाद केरल का जो तटीय क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी के पास जो मिल रहा है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है तीरनुमा। अगला आइए देख लेते हैं सीढ़ीनुमा। लिस्ट तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी है, इसको याद रखना थोड़ा सा हम लोगों को, तो जब तक इसको समझेंगे नहीं हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखिए, हम लोग पहुंचे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहां होता है, टेरेस्ड पैटर्न। यह मुख्य रूप से पर्वतीय ढालों पर मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों की यह विशेषता होती है कि जब कोई पर्वतीय क्षेत्र होता है तो वहां पर जो होती है एक जो बस्तियां बसती है, वो ऊंचे नीचे भागों में जहां कहीं समतल दिखाई देता है तो वो ऊपर नीचे बसी होती है। आप कभी किसी हिल स्टेशन की यात्रा किए होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी बस जब किसी ऊंचाई पर होगी तो इर्द गिर्द अगल बगल आपको किनारे में बहुत सारी बस्तियां ऊपर नीचे लेयर में दिखाई देती है। वो ऐसा लग रहा होता है कि मानो क्या हुआ है, एक सीढ़ी का स्टेयर बना हुआ है। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो धरातल की जो बनावट क्या है, ऊंचाई नीचाई पर है, तो जहां उसको समतल भाग मिला वहां उनका घर बन गया, तो वो अधिवास किस रूप में, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में बन जाता है। तो याद रखना है कि पर्वतीय ढालों पर या पर्वतीय क्षेत्रों में जो घर बनते हैं वो किस पैटर्न में बनते हैं, सीढ़ीनुमा। अब हमारे भारत का कौन कौन से जगह है पर्वतीय क्षेत्रों के, तो हम लोग 7 सिस्टर्स के जो राज्य हैं, असम के पास अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद हम उत्तराखंड का नाम ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जगहों पर, तो यहां पर क्या होगा, सीढ़ीनुमा। तो जितने पर्वतीय क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आप सिक्किम के आसपास चले जाइए, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि क्षेत्रों में ये क्या मिलेगा आपको, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप मिलेगा। अब आइए देखते हैं इसके बाद तारा प्रतिरूप। तारा अर्थात स्टार पैटर्न, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर बहुत सारे शहरों में आप लोग देख रहे होंगे कि गोल चक्कर होता है, और गोल चक्कर से सड़कें बाहर भी निकलती है, विभिन्न दिशाओं में निकलती है, इसीलिए यहां क्या बना गया, गोल चक्कर बन गया। तो गोल चक्कर के किनारे किनारे भी क्या होती है, घरें बनी होती है। तो ये कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है कि जैसे मान लेते हैं क्या होता है, ये एक स्टार जैसी संरचना जो है वो बना रही है। तो यहां पर जो इस प्रकार का प्रतिरूप बस गया, ये किसके कारण, मुख्य रूप से गोल चक्कर के कारण। तो यहां जो बन गया वो क्या बन गया, तारा प्रतिरूप बन गया। और तारा प्रतिरूप जो है ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और गंगा का जो ऊपरी मैदानी भाग है यहां पर ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप के बाद आइए हम लोग देखते हैं चौक पट्टी प्रतिरूप। हम लोग विभिन्न प्रतिरूप को देखने का प्रयास किए। चौक पट्टी जो है ये कहां देखने को मिलता है, तो आप इसको मुख्य रूप से जैसे देख रहे हैं कि शतरंज का बोर्ड होता है,
शतरंज के बोर्ड पर क्या होती है, विभिन्न तरह से जो है लाइनें खींची होती है। तो यहाँ पर चौक पट्टी में भी क्या होती है कि विभिन्न दिशाओं से जो होती है, एक ही जगह से विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, सड़कें जा रही होती है। तो वहां पर जो आकृति बन रही है वो ऐसे बन रहा है, मान लीजिए क्या है, ये एक चौक पट्टी प्रतिरूप में ये बन रहा है। तो इसको कहा गया चौक पट्टी। तो चौक पट्टी में क्या देखें कि जो सड़कें हैं क्या हो रही है, विभिन्न दिशाओं से आकर के एक जगह पर मिल रही है, फिर आगे की ओर निकल रही है। तो यहां पर जो पैटर्न बन गया वो क्या हो गया, ये चौक पट्टी प्रतिरूप बन गया। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो इसकी संरचना मेरठ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में जो है ये चौक पट्टी प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है। तो ये चौक पट्टी प्रतिरूप हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मधु छत्ता प्रतिरूप। मधु छत्ता प्रतिरूप, बीहाइव पैटर्न। बीहाइव पैटर्न हमको कहां देखने को मिलता है, तो ये मुख्य रूप से जो है ये आदिवासियों, जनजातियों या मछुआरों के द्वारा जो बनाए गए घर होते हैं, ये मधु छत्ता प्रतिरूप में ये दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि घर की जो संरचना होती है वो मानो इस तरह से बनी होती है कि लग रहा होता है क्या है, ये उल्टी जैसी बनी हुई होती है, ये उल्टे दवात जैसी बनी होती है और ये समूह में होते हैं। तो इसलिए ये क्या दिखाई देता है, और ये अस्थाई जैसे होते हैं, समूह में होते हैं, उल्टी आकृति में बनी होती है। तो इसकी संरचना जो अगर हम दूर से किसी गाड़ी से जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, तो ये अगर हम इस तरह की बस्ती को देखेंगे तो ये लगेगा क्या कि जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है और वो घना होता है, इनके ये आवास जो होते हैं वो इसी तरह से घने होते हैं। तो ये आदिवासियों जनजातियों द्वारा जो ये संरचनाएं बनाई गई, ये मधु छत्ता प्रतिरूप हो गया। ये कहां बनते हैं, तो नीलगिरी के टोडा जनजाति और आंध्र प्रदेश के कुछ मछुआरे जो हैं उनके द्वारा, नीलगिरी के टोडा जनजाति और आंध्र प्रदेश के मछुआरे द्वारा बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भी एक जूलू जनजाति पाई जाती है, आदिवासी का एक ग्रुप है, उनके द्वारा भी इस प्रकार का मधु छत्ता प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों पर। इसके अलावे आप देखेंगे अगर कोई गांव या बस्ती इस तरह इतने प्रतिरूप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके बाद भी एक प्रतिरूप आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित प्रतिरूप। अब यहां क्या बात आ गया, तो ये जो किसी भी पैटर्न को, जो किसी भी बस्ती के प्रतिरूप को फॉलो नहीं करेगा, वो किस में आ जाएगा, अनियमित प्रतिरूप। इसीलिए इसे इरेगुलर पैटर्न कहा गया, या इसे इंग्लिश में एमोर्फस प्रतिरूप कहा गया, कि जिसकी कोई अपनी क्या होती है, वो जहां तहां जैसे तैसे, मान लेते हैं कोई एक आदि बना लिया, फिर एक पगडंडी बन गई, फिर यहां बन गया, फिर जिस तरह से जहां तहां जो है घर बन गए, तो ये अनियमित जो है आकृति में बन गया। लगभग चीन, भारत और पाकिस्तान, ये जो मुख्य देश हैं, यहाँ के जो बहुत सारे गांव जो होते हैं वो अनियमित प्रतिरूप में भी बसे होते हैं। गांव कहीं है, बस्तियां कहीं बसी हुई है, किसी तरह से ये लोग अपने अपने जिंदगी को बिना रास्ते के, बिना के वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये अनियमित प्रतिरूप हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन किए। आशा है कि इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रतिरूपों को समझ गए होंगे। इसको एक या दो बार आप अगर इसको देखेंगे तो विभिन्न सारे प्रतिरूप आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां जो समझने की मुख्य बातें हैं कि आप प्रतिरूप से संबंधित जो उदाहरण होते हैं और वो कहां पर किसके सहारे कैसे बसाए जाते हैं उसको मुख्य में रखेंगे, तो यहां से आपके 1 नंबर के सारे प्रश्न, और ये लगभग हर एग्जाम में इस प्रतिरूप से कुछ न कुछ प्रश्न रहते हैं, तो आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।